नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय सिंह सर क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हमारा एस्ट्रोनॉमी वाला जो भाग है वो समाप्त होता है, हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टोपोग्राफी। दोस्तों क्या नाम है? टोपोग्राफी। अगर हिंदी में बात करें दोस्तों, इसी को बोलते हैं स्थलाकृति। दोस्तों क्या बोलते हैं? स्थलाकृति। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्थलाकृतियों के बारे में। लेकिन जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो आने वाली क्लास हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। और जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो हमारे पिछले लेक्चर हैं उनको जरूर देखें, जिससे आपको आगे की जो क्लासेस हैं उनके बारे में समझ में अच्छे से आए। अगर हम बात करें हम क्या क्या समाप्त कर चुके हैं, तो दोस्तों हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में बात की थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमारे तारों का निर्माण हुआ, तारों का अंत कैसे होता है। ग्रहों का निर्माण देखा हमने दोस्तों, ग्रहों के निर्माण से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा की थी दोस्तों। हमने पृथ्वी का निर्माण देखा, पृथ्वी से संबंधित जो हमारे सिद्धांत हैं निर्माण से संबंधित उनके बारे में भी डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने सभी ग्रहों से संबंधित जो सोलर मिशन है हमारे उनके बारे में भी चर्चा की थी। हमने उपग्रहों के बारे में भी चर्चा की थी, उनके क्षुद्र ग्रह, नक्षत्रों के बारे में, तारामंडल, आकाशगंगाएं, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में इत्यादि आकाशीय पिंडों के बारे में। सारा का सारा जो हमारा एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट है उसको हम समाप्त कर चुके हैं। इसलिए जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं वो पिछले लेक्चर जरूर देखें, जिससे आपको जो आगे वाला टॉपिक है, आने वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों जब तक आप पिछला नहीं देखेंगे तो आगे चल क्या रहा है दोस्तों आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग नए जुड़े हैं वो पिछला लेक्चर जरूर देखें। दोस्तों आप दोस्तों इस बात से निश्चिंत रहिए, जो हमारी विश्व भूगोल की सीरीज चल रही है वो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। इससे जितने भी वनडे एग्जाम है वहां पर क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आज नया टॉपिक जिसका नाम है टोपोग्राफी। तो दोस्तों बात करें हम टोपोग्राफी क्या होता है, टोपोग्राफी क्या होता है। दोस्तों टोपोग्राफी क्या होता है इसकी बात करें तो पृथ्वी की सतह पर बनने वाले उच्चावचों के अध्ययन को टोपोग्राफी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से समझिए, पृथ्वी की भारी सतह यानी भूपर्पटी पर बनने वाले उच्चावचों को, यानी उच्चावच जो पृथ्वी की भारी सतह पर बनते हैं उनके अध्ययन को ही हम टोपोग्राफी के कहते हैं या टोपोग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। जो उच्चावच हैं, देखिए क्या है, ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये पृथ्वी है। अगर हम बात करें इसके सरफेस की तो इसका जो सरफेस है वो एकदम से प्लेन नहीं है। अगर हम बात करें हम कहाँ पर निवास करते हैं तो इसकी भारी भूपर्पटी पर, इस वाले एरिया पर हम निवास करते हैं पृथ्वी के। कोई ऐसा मानव तो नहीं है जो इसके अंदर रहता हो, अगर हो तो वो मुझसे जरूर मिले। तो दोस्तों हम इसकी भारी भूपर्पटी पर रहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों भारी भूपर्पटी की तो आपको जो सरफेस दिखता है वो एकदम प्लेन नहीं है, यहीं पर बिल्डिंग रहती है हमारी इस प्रकार से। लेकिन जब हम इसे दूर से देखते हैं तो आपको जो पृथ्वी है वो एकदम प्लेन दिखती है। इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल गोलाकार दिखता है, बिल्कुल फ्लैट दिखता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, आपके घाटियाँ पाई जाती हैं, मैदान भी पाए जाते हैं, नदियाँ भी बहती हैं, बिल्डिंगें भी हैं। आप हमारे दैनिक जीवन से ही ले लीजिए, आपने कहीं देखा होगा जो सड़कें रहती हैं वो कहीं ऊंची रहती हैं, ऐसे ढलान रहती है। तो क्यों कारण रहती है? क्योंकि पृथ्वी का जो सरफेस है वो एकदम प्लेन नहीं है, उस पर जो है वो ऊबड़ खाबड़ आकृतियां हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, मरुस्थल हो गए, नदियां हो गई, जलप्रपात हो गए इत्यादि, घाटियां हो गई। तो वो कहाँ पर है? पृथ्वी की भारी सतह पर। तो उन्हीं को कहा जाता है उच्चावच।
यानी पृथ्वी पर पाई जाने ऊबड़ खाबड़ आकृतियों का अध्ययन हम टोपोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। अगर हम बात करें उच्चावच की कि उच्चावच क्या होता है, क्योंकि हमने अभी शब्द का प्रयोग किया उच्चावच, पृथ्वी की सतह पर बनने वाले उच्चावचों का अध्ययन हम करते हैं टोपोग्राफी के अंतर्गत। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्चावच क्या होता है दोस्तों। क्या दोस्तों? उच्चावच। तो दोस्तों उच्चावच की बात करें दोस्तों तो पृथ्वी पर बनने वाली ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ दोस्तों, पृथ्वी पर बनने वाली ऊबड़ खाबड़ आकृतियों को हम उच्चावच कहते हैं दोस्तों। तो कभी आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाए कि उच्चावच क्या होता है, तो क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर बनने वाली ऊबड़ खाबड़ आकृतियों को हम भूगोल की भाषा में, एक स्टैंडर्ड भाषा में उच्चावच कहते हैं। यानी जो पृथ्वी पर पर्वत बनते हैं, हमारे मरुस्थल बनते हैं दोस्तों, हमारे पहाड़ बनते हैं, तो ये क्या है? ऊबड़ खाबड़ आकृतियां हैं, इन्हीं को हम कहते हैं उच्चावच। तो एग्जामिनर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वह पूछ सकता है उच्चावच के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है, वो आपको दे देगा पर्वत, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन, या नदियां घाटियां वो भी है, और 3 अलग ऑप्शन दे देगा, ऐसे आकाश दे देगा, तारे दे देगा, ग्रह दे देगा। तो क्या आ जाएंगे हमारे? पर्वत मरुस्थल उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने बेसिक से पढ़ा है, सारा का सारा क्लियर है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाएं आपसे बन जाएंगे दोस्तों। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड के साथ यहाँ पर फोकस करें, यहाँ पर पढ़ें। अगर हम बात करें ये स्थलाकृतियां निर्मित कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं, तो दोस्तों इनका जो निर्माण होता है, निर्माण यानी जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती हैं। अगर हम निर्माण की बात करें दोस्तों तो ये नदियों द्वारा बनती हैं, नदियों द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, जल द्वारा, महासागरीय जल द्वारा या सागरीय जल द्वारा, सागरीय जल द्वारा, वर्षा द्वारा, और दोस्तों हवाओं द्वारा। तो दोस्तों स्थलाकृतियों का निर्माण किस किस प्रकार हो सकता है? नदियों द्वारा भी हो सकता है, भूमिगत जल द्वारा भी हो सकता है दोस्तों, महासागरीय जल द्वारा भी हो सकता है दोस्तों, वर्षा द्वारा भी हो सकता है, और हवाओं के द्वारा भी हो सकता है। अगर हम बात करें नदियों द्वारा कैसे हो सकता है, तो बात करें नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं, जिससे क्या होता है, जब नदियां पहाड़ी क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में होती हैं तो पहाड़ों का कटाव करती हैं, जिससे भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, आई आकार की घाटी का निर्माण होता है, और हमारा गार्ज का निर्माण होता है। और अगर बात करें तो जल प्रपात भी बनते हैं, हमारे अभिनव कुंड भी बनते हैं। मैदानी भाग की बात करें तो गौखुर झीलों का निर्माण भी होता है, छिप्रिकाओं का निर्माण भी होता है। वो सारी की सारी आकृतियां किसके द्वारा बनाई जाती हैं दोस्तों? नदियों द्वारा बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें भूमिगत जल द्वारा, तो काष्ठ प्रदेशों में क्या होता है दोस्तों? जो भूमिगत जल द्वारा है और वर्षा द्वारा, तो वहां पर स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइड, टेरारोसा, डूफे, अंधी घाटी इत्यादि जो हैं स्थलाकृतियां, वो भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती हैं। महासागरीय जल की बात करें दोस्तों, तो इसके द्वारा आपने देखा होगा लैगून झील, अगर देखा नहीं है तो नाम सुना होगा, लैगून झील। बात करें इसके द्वारा पुलिन, या जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बीच, इसके द्वारा तट, जैसे रिया तट हो गया, डालमेशियन तट हो गया, फैजा तट हो गया, इत्यादि जो आकृति हैं
वो महासागरीय जल द्वारा बनाई जाती हैं। वर्षा द्वारा हमने देख लिया, काष्ठ प्रदेशों में निर्मित आकृतियां स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट, टेरा रोसा, डूफे, इस प्रकार की आकृतियां वर्षा द्वारा बनाई जाती हैं। अगर बात करें दोस्तों हवाओं द्वारा, तो हवाओं द्वारा भी आकृतियों का निर्माण किया जाता है, जैसे छत्रपशिला, यारडंग, ज्यूगेन इत्यादि जो आकृतियों का निर्माण होता है, क्या होता है, यारडंग, ज्यूगेन और भी बहुत सारी आकृतियां हैं जो हवाओं के द्वारा बनाई जाती हैं। दोस्तों किसके द्वारा बनाई जाती हैं, हवाओं के द्वारा। तो स्थलाकृतियों का निर्माण किस किस प्रकार हो सकता है दोस्तों, वो हमने जाना, या तो हवाओं नदियों द्वारा होगा, भूमिगत जल द्वारा भी हो सकता है, महासागरीय जल द्वारा भी हो सकता है, वर्षा द्वारा भी हो सकता है, और हवाओं द्वारा या पवनों द्वारा भी हो सकता है। तो हमने देखा कि कौन कौन सी आकृतियां वो किस प्रकार बन रही हैं। अभी हम इनको डिटेल से चर्चा करेंगे कि जो आकृतियां हमारी छत्रपशिला के निर्माण कैसे होता है, यारडंग का निर्माण कैसे हो, लैगून झील कैसे बनती है, पुलिन कैसे बनता है, रिया तट कैसे बनता है या तट कैसे बनते हैं, स्टेलेटाइट कैसे बनते हैं, आई आकार वी आकार की घाटी जो गार्ज है वो कैसे बनते हैं, जलप्रपात कैसे बनते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम। तो ये था हमारा कि स्थलाकृतियां निर्माण कैसे होती हैं या स्थलाकृतियों का कैसे निर्माण होता है। अगर हम बात करें दोस्तों उच्चावच की, तो उच्चावच की भी 3 श्रेणियां होती हैं। क्या होती हैं, 3 श्रेणियां। एक होता है हमारा प्रथम श्रेणी उच्चावच, प्रथम श्रेणी उच्चावच। तो दोस्तों जो प्रथम श्रेणी उच्चावच होता है उसके अंतर्गत हम महासागर और महाद्वीपों को रखते हैं। यानी प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत हमारे महाद्वीप और महासागर आते हैं। अगर हम बात करें द्वितीय श्रेणी उच्चावच की, द्वितीय श्रेणी उच्चावच, अगर हम बात करें दोस्तों द्वितीय श्रेणी उच्चावच की, तो दोस्तों द्वितीय श्रेणी उच्चावच में हम महासागर और महाद्वीपों पर बनने वाली आकृतियों को रखते हैं या आकृतियों का अध्ययन करते हैं। द्वितीय श्रेणी उच्चावच के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, हमारे महाद्वीपों या महासागरों से बनने वाली आकृतियां, जैसे पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, तट इत्यादि को हम किस में रखते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में। अगर हम बात करें आगे तो होता है हमारा तृतीय श्रेणी उच्चावच, यानी लास्ट क्या दोस्तों, तृतीय श्रेणी उच्चावच। दोस्तों तृतीय श्रेणी उच्चावच के अंतर्गत क्या रखते हैं हम, इसमें रखते हैं हम काट छांट से बनने वाली आकृतियां। जैसे हमारे बात करें इसमें क्या क्या रखते हैं, तो वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गार्ज जलप्रपात। तो ये थे हमारे उच्चावच की श्रेणियां, यानी उच्चावच को हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है दोस्तों। एक होता है हमारा प्रथम श्रेणी उच्चावच, जिसके अंतर्गत हम महासागर महाद्वीपों को रखते हैं। दूसरा होता है हमारा द्वितीय श्रेणी उच्चावच, इसके अंतर्गत महासागर और महाद्वीपों पर बनने वाली आकृतियों को रखते हैं, जैसे पर्वत हो गया हमारा, पहाड़ हो गया, मरुस्थल हो गया, तट हो गया। फिर आता है हमारा दोस्तों तृतीय श्रेणी उच्चावच, इसमें हम काट छांट से बनने वाली आकृतियों को रखते हैं, जैसे वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गार्ज, जलप्रपात, अभिनव कुंड, क्षिप्रिकाएं,
इत्यादि को हम तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी तृतीय श्रेणी के उच्चावच, यानी उच्चावच की श्रेणियां जानी हमने कि उच्चावच को 3 श्रेणियों में बांटा, प्रथम श्रेणी उच्चावच, द्वितीय श्रेणी उच्चावच और तृतीय श्रेणी उच्चावच। हम बात करते हैं दोस्तों नदियों द्वारा बनने वाली आकृतियों के बारे में। सर्वप्रथम बात करेंगे हम नदियों द्वारा बनने वाली आकृति। तो दोस्तों अगर हम बात करें नदियों द्वारा बनने वाली आकृतियों के बारे में तो 3 शब्द आते हैं हमारे सामने। एक होता है अपक्षय, एक होता है अपर्दन और एक होता है दोस्तों निक्षेपण। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण क्या होता है। मुझे लगता है जिन लोगों ने जो भूगोल है या जो जियोग्राफी है पहली बार पढ़ रहे हो तो उनके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है। दोस्तों अगर हम अपक्षय की बात करें एक सरल भाषा में तो अपक्षय क्या होता है दोस्तों, टूटना। अगर अपर्दन की बात करें तो क्या होता है, घिसावट। घिसावट या रगड़। अगर हम बात करें निक्षेपण की तो क्या होता है, जमाव। अब बात करते हैं हम कि जो हम अपक्षय है उसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी नदियां हैं जब पर्वतीय क्षेत्र में होती हैं यानी पहाड़ों पर होती हैं तो इनके पानी के बहाव से जो कंकड़ पत्थर हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे क्या होता है वो टूटते हैं और उसी को बोलते हैं हम अपक्षय। यानी किसी भी चीज का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय। यानी ये मार्कर है दोस्तों, मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, ये क्या हो गया, इसका अपक्षय हो गया दोस्तों। क्या हो गया, अपक्षय। तो अपक्षय किसके द्वारा किया जाता है, नदियों के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें हम नदियों के द्वारा कहाँ पर किया जाता है तो नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में अपक्षय किया जाता है अधिक मात्रा में। अगर बात करें दोस्तों, क्योंकि अगर मैदानी वाले भाग की बात करें दोस्तों, जब नदियां मैदानी वाले भाग में आ जाती हैं तो उनका जो वेग है वो मंदा हो जाता है, इससे जो अपक्षय की क्रिया है वो नहीं हो पाती। लेकिन अगर बात करें हम तो अपर्दन और निक्षेपण जरूर होता है मैदानी वाले भाग में। लेकिन अगर हम अपक्षय की बात करें तो एक पर्वतीय भागों में ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें अपर्दन की तो अपर्दन का मतलब होता है घिसावट या रगड़। यानी ये 2 मार्कर हैं, इसको घिस रहे हैं तो इससे जो चूर्ण निकलेगा उसको क्या कहते हैं, अपर्दन या रगड़ या घिसावट। ये क्या हो रहा है, घिसावट। यानी जब नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में होती है तो इनका वेग अधिक होता है, तो इनके साथ जो बहने वाले कंकड़ पत्थर हैं वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, एक दूसरे से घिसते हैं, तो वहाँ पर किस की क्रिया होती है, अपर्दन की क्रिया होती है। तो दोस्तों अपर्दन की क्रिया किसके द्वारा की जाती है, नदियों के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें निक्षेपण की तो निक्षेपण क्या होता है, जो अपर्दन और रगड़ से जो चूर्ण बना है या जो सिल्ट गाद बना है उसका जमाव, यानी किसी भी चीज का जमाव क्या कहलाता है, निक्षेपण। 2 पत्थर हैं, ये मान लीजिए 2 पत्थर हैं, इसको रगड़ेंगे यानी इसका क्या हो रहा है, अपर्दन। तो इससे जो चूर्ण बनेगा वो आगे जाके नदियों के साथ बहेगा और जहाँ पर जम जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण। यानी नदियों के द्वारा बहाकर लाए जाने वाले अवसाद, गाद या सिल्ट, उन्हीं को हम अवसाद बोलते हैं, उन्हीं को गाद या सिल्ट बोलते हैं, उनका जमाव ही निक्षेपण कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी। एक तो देखा अपक्षय किसके द्वारा किया जाता है, नदियों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। हमने देखा अपर्दन किस प्रकार किया जाता है, नदियों के द्वारा किया जाता है, और किस प्रकार होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। हमने देखा निक्षेपण, ये भी नदियों के द्वारा किया जाता है।
अगर हम बात करें निक्षेपण की दोस्तों, तो ये ज़्यादातर जो होता है वो नदी के मुहाने पर होता है, मुहाने पर। अगर हम बात करें अपर्दन की, तो ये मैदानी क्षेत्र में होता है, मैदानी क्षेत्र में। अगर हम बात करें अपक्षय की, तो ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है? पहाड़ी क्षेत्र में। अगर हम बात करें अपक्षय की, तो इस जो अपक्षय होता है वो नदियों की युवा अवस्था में होता है, युवा अवस्था। नदियां अपर्दन कब करती हैं? जब अपनी युवा अवस्था में होती हैं। अगर हम बात करें अपर्दन की, तो नदियां अपर्दन कब करती हैं? अपक्षय कब करती हैं? युवा अवस्था में। और अपर्दन कब करती हैं? जब प्रौढ़ावस्था में होती हैं, अवस्था। यानी जब नदियां प्रौढ़ावस्था में होती हैं तो वह अपर्दन और निक्षेपण भी इसी में करती हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में बात करें हम निक्षेपण की। अगर हम बात करें निक्षेपण की, तो जब नदियां वृद्ध अवस्था में होती हैं, वृद्ध अवस्था, इसमें क्या करती हैं? निक्षेपण करती हैं। देखिए ध्यान से समझिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नदियां जो है वो अपक्षय कब करती हैं, तो दोस्तों जब नदियां अपनी युवा अवस्था में होती हैं या पहाड़ी क्षेत्र में होती हैं तब वह अपक्षय की क्रिया करती हैं। अगर हम बात करें नदियों की प्रौढ़ अवस्था या मैदानी क्षेत्र की, तो वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो अपर्दन करती हैं, साथ ही साथ निक्षेपण भी करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें वृद्ध अवस्था की, यानी नदियों के मुहाने की, मुहाने पर जब नदियाँ रहती हैं तो वहाँ पर केवल जो होता है वो हमारा निक्षेपण होता है। यहाँ पर हमने प्रयोग किया नदियों की युवा अवस्था के बारे में, नदियों की प्रौढ़ अवस्था के बारे में, नदियों की वृद्ध अवस्था के बारे में। पहले हम देखेंगे नदियों की युवा अवस्था क्या है, नदियों की प्रौढ़ अवस्था क्या है और नदियों की जो वृद्ध अवस्था है वो क्या है। तो देखते हैं हम नदियों की प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था और युवा अवस्था। चलिए सॉरी, यह एक हमारा पर्वत है या पहाड़ है, कुछ भी कह लीजिए। इस प्रकार से मैदानी वाला भाग है, थोड़ा लीजिए, ये हमारा पर्वत या पहाड़ है। अब जो नदियाँ हैं वो हमारी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से उद्गम है नदी का, इस प्रकार से आ रही है वो, एक गई, एक गई, ये क्या है? एक गई, एक गई, एक गई नदी, ये क्या है? हमारी नदी है। अगर बात करें दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से नदी निकल रही है, ये हो जाएगा नदी का मुहाना, नदी का मुहाना। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया नदी का मुहाना क्या होता है? सॉरी, ये हो जाएगा नदी का उद्गम। मुहाना तो जब समुद्र में मिलेगी वहां पर बनाते हैं, क्या हो जाएगा? नदी का उद्गम। तो नदी का उद्गम क्या होता है? जिस स्थान से नदी निकलना प्रारंभ होती है उसी को कहते हैं हम नदी का उद्गम स्थल। अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या है ये? इसकी ढाल है कि नहीं दोस्तों? ये क्या है? इसकी ढाल। और ये क्या है? हमारी नदी की प्रवणता। तो दोस्तों ढाल जितनी अधिक होगी, नदी की जो प्रवणता है वो उतनी ही अधिक होगी। यानी जो नदी का वेग है वो ढाल के ऊपर निर्भर करता है। जितनी ढाल होगी उतनी नदी का वेग होगा। नदी के वेग के कारण अगर यहाँ पर कोई कंकड़ पत्थर है, इस प्रकार से कोई कंकड़ पत्थर है, इसका जो पानी है, एक यहाँ पर कंकड़ पत्थर है या चट्टान है, इसका जो पानी है वो इसमें प्रेशर लगेगा जब इसके पानी का इस पत्थर पर, तो ये आगे चल के इससे टकराएगा और किसकी क्रिया होगी? अपक्षय की क्रिया होगी। यानी पत्थर एक दूसरे से टकरा कर टूटेंगे, उसी को हम कहते हैं अपक्षय। तो दोस्तों नदियाँ जो हैं कहाँ पर अपक्षय करती हैं? पहाड़ी क्षेत्र में। और इतना जो एरिया है उसी को हम बोलते हैं नदी की युवा अवस्था, नदी की युवा अवस्था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इसको नदी की युवा अवस्था क्यों कहते हैं?
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नदी का वेग रहता है, नदी की जो प्रवणता रहती है वो अधिक रहती है। जैसे आपने देखा होगा युवा नेता, यानी उसके अंदर जो एनर्जी है, उनके अंदर जो जोश है वो अधिक हाई रहता है। युवा, अब आप एक वृद्ध को ले लीजिए और एक युवा को ले लीजिए, क्या वो समान रूप से कोई कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक युवा है उसके अंदर जो एनर्जी है, जो ताकत है वो वृद्ध से ज़्यादा होती है। लेकिन वृद्ध की बात करें तो वो भी कभी युवा हुआ करता था। ठीक है, तो दोस्तों हम वृद्ध और युवा को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वृद्ध की जो एनर्जी, ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है। युवा की जो एनर्जी होती है, जो शक्ति होती है वो वृद्ध की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जब नदी की प्रवणता वेग ज़्यादा रहेगा तो किस अवस्था में रहेगी? युवा अवस्था में। अगर हम बात करें इस एरिया की, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या है? मैदानी वाला क्षेत्र है, तो ये कहलाती नदी की प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? नदी की प्रौढ़ अवस्था। तो यहाँ पर जब नदियाँ बहती हैं तो इनके साथ जो कंकड़ पत्थर बहते हैं वो आपस में यहाँ पर घिसते हैं। क्योंकि घिसते क्यों हैं? क्योंकि इतना नदी का जो वेग है वो इतना नहीं रहता कि इतनी जोर से टक्कर हो सके कि वो टूट सके। तो ये जब आते हैं तो इस प्रकार से आपस में घिसते हैं, जिससे चूर्ण का निर्माण होता है। क्या होता है? रेत बनती है हमारी। जब कंकड़ पत्थर, रेत कहाँ से बनती है? कंकड़ पत्थरों के घिसने से, घिसावट से तो रेत बनती है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है हमारी? अपरदन की। साथ ही साथ में जो रेत बनती है, जो अपरदन होता है, जो घिसावट के कारण जो चूर्ण बनता है वो यहाँ पर जम भी जाता है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर जो निक्षेपण की क्रिया भी होती है दोस्तों। तो ये किस अवस्था में होती है दोस्तों? नदी की प्रौढ़ अवस्था में। अगर हम बात करें आगे नदी की वृद्ध अवस्था के बारे में, तो ये क्या है? हमारा महासागर है या कोई सागर है। तो दोस्तों आगे चल के नदियाँ किस में मिल जाती हैं? या तो महासागर में मिल जाती हैं या सागर में। तो यहाँ पर ये जो नदी है वो महासागर में मिल गई। तो जो नदी की वृद्ध अवस्था होती है वो उसकी मुहाने पर होती है। ये क्या है? नदी का मुहाना। तो सबसे पहले तो हम मुहाने की बात करते हैं। मुहाना क्या होता है? जहाँ पर नदियाँ महासागर या सागर में मिलती हैं उसी को नदी का मुहाना कहते हैं। और दोस्तों मुहाने पर जो नदी की जो अवस्था होती है वो होती है वृद्ध अवस्था। यहाँ पर केवल नदियाँ क्या करेंगी? जो सिल्ट गाद है वो लाकर सारी के सारा समुद्र में पटक देगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा? निक्षेपण, यानी जो सिल्ट गाद है उसका जमाव समुद्र में हो जाएगा या महासागर, सागर में हो जाएगा। तो यहाँ पर नदी के मुहाने या वृद्ध अवस्था में कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? यहाँ पर वो होती है निक्षेपण। तो देखा हमने दोस्तों नदियों की अवस्था, नदियों के उद्गम की बात की। क्या होता है? जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसको नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। हमने नदी की प्रवणता या नदी के वेग के बारे में बात की, नदी की युवावस्था के बारे में बात की। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है हमारा अपक्षय पर्वतीय क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो अपरदन होता है और थोड़ा बहुत मात्रा में निक्षेपण होता है। लेकिन अगर हम मुहाने की बात करें, महासागर में, सागर में जहाँ पर नदियाँ मिल रही हैं, तो वहाँ पर जो होता है हमारा वो होता है निक्षेपण। ये थी दोस्तों सारी की सारी नदियों की अवस्था। अब वो निक्षेपण, अपरदन किस प्रकार से करती हैं। अब हम आगे बात करते हैं इनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ये दो पहाड़ हैं इस प्रकार से पहाड़ हैं। इनके बीच से दोस्तों एक नदी निकल रही है इस प्रकार से। तो दोस्तों क्या होता है? जब दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच से नदी निकलती है तो उनका जो बीच वाला हिस्सा है वो अपरदन के फलस्वरूप गहरा होता जाता है। तो यहाँ पर एक भी आकार की इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण होता है। देखिए, दिख रहा होगा आपको, भी के समान आकृति दिख रहा है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं भी आकार की घाटी। ध्यान से समझिए, जब नदियां दो पर्वतों या पहाड़ों के बीच से निकलती हैं तो अपरदन के फलस्वरूप
उनका जो बीच वाला हिस्सा होता है वो गहरा होता चला जाता है, जिससे एक भी नुमा आकृति या संरचना का निर्माण होता है। उसी को हम बोलते हैं भी आकार की घाटी। देखिए ऐसा दिख रहा होगा आपको, ये क्या बन गई? भी आकार की घाटी। तो भी आकार की घाटी किसके द्वारा निर्मित होती है? नदियों के द्वारा होती है। किस प्रकार से होती है कि जब नदियां दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच से निकलती हैं तो इसमें जो अपर्दन की क्रिया होती है, जो अपक्षय की क्रिया होती है, उसके परिणाम स्वरूप भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर भी आकार की घाटी बन रही, क्या इसके बाद नदियाँ बहना शुरू हो जाएंगी? नहीं होंगी, वो तो बहती रहेंगी निरंतर। तो दोस्तों जैसे जैसे नदियाँ और लंबा समय बीतता जाएगा, नदियाँ बहती चली जाएंगी, तो जो भी आकार की घाटी है वो और चौड़ी होती चली जाएगी इस प्रकार से। तो इसको हम नाम दे देते हैं गार्ज। क्या दोस्तों? गार्ज। तो गार्ज का निर्माण कैसे होता है? जब भी आकार की घाटी अपर्दन के परिणाम स्वरूप बड़ी हो जाए या भी आकार की घाटी का अपर्दन हो जाए या अपक्षय हो जाए तो गार्ज का निर्माण होता है। अब मुझे बताइए, यहाँ पर गार्ज बन गया, क्या इसके बाद नदियाँ बहना बंद कर देंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो निरंतर बह रही हैं। जब ये नदियाँ और बहेंगी दोस्तों तो ये जो पहाड़ है वो इनको आपस में इस प्रकार से काट देंगी। क्या कर देंगी? एक दूसरे से काट देंगी, अलग कर देंगी। तो यहाँ पर इनका रास्ता जो है वो बन गया। और यहाँ पर आपको एक संरचना दिख रही होगी आई के समान। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गई? आई के समान संरचना बन गई है कि नहीं बन गई है? देखिए इतना हिस्सा किस प्रकार बन गई? आई के समान। तो दोस्तों इसी को कहते हैं हम आई आकार की घाटी। क्या कहते हैं दोस्तों? आई आकार की घाटी, या इसी को हम बोलते हैं कैनियन। दोस्तों आई आकार की घाटी कब बनती है? जब नदियां दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच से गुजरती हैं तो अपर्दन के फलस्वरूप उनके बीच से एक रास्ते का निर्माण करती हैं, उन दोनों पहाड़ों को अलग करती हैं। तो एक आई के समान एक घाटी का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं आई आकार की घाटी। एक आई के समान आकृति का निर्माण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आई आकार की घाटी। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे बड़ी आई आकार की घाटी या सबसे बड़ी कैनियन, आई आकार की घाटी को कैनियन भी बोलते हैं, तो वो हमारा यूएसए में है। कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया। दोस्तों सबसे बड़ा जो कैनियन है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और कोलोराडो नदी पर है। कहाँ पर है? कोलोराडो नदी पर। तो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन किस नदी के द्वारा बनाया गया है? वो है हमारी कोलोराडो नदी, जो कि अमेरिका के यानी यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में बहती है। उसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाया गया है, जिसका नाम है ग्रांट कैनियन। क्या दोस्तों? ग्रांट कैनियन। ये कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। दोस्तों ये था हमारा वी आकार की घाटी, गार्ज, आई आकार की घाटी, जिसको हम कैनियन भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा कैनियन कहाँ पर है? यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में है, जो कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम है ग्रांट कैनियन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। इसकी जो इमेज है ग्रांट कैनियन की वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है अजय सिंह सर क्लासेस के नाम से, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है अजय सिंह सर क्लासेस। तो आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट PDF हैं वो वगैरह मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट फाइल, जो फोटो हैं या जो एग्जाम से संबंधित जानकारी है वो सभी की सभी वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। दोस्तों हमने बात की वी आकार की घाटी की, गार्ज की, आई आकार की घाटी। अगर हम बात करें वी आकार की घाटी और गार्ज, तो हम भारत की बात करें तो हमारी जो सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, चनाब नदियां हैं उनके द्वारा आई आकार की जो भी आकार की घाटी और गार्ज का जो है वो निर्माण किया जाता है। क्योंकि आपको पता है सिंधु, सतलज
चुनाव वगैरह हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में बहती हैं, जम्मू कश्मीर वाले, पंजाब वाले, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में बहती हैं, इसीलिए वो आई आकार की घाटी और गार्ज और कैनियन का निर्माण करती हैं दोस्तों। तो आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी नदी कैनियन का निर्माण करती है या गार्ज का निर्माण करती है, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, उसमें से आपको एक ऑप्शन दे दिया सतलज, एक दे दिया लूनी, बेतवा, इस प्रकार से छोटी मोटी नदियां दे दिया। तो हम क्या लगाएंगे? सतलज, क्योंकि वो कहाँ पर बहती है? पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है। और वी आकार की घाटी या गार्ज या आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्र में होता है, क्योंकि आपको पता है मैंने कि जब जो नदियाँ पहाड़ी या पर्वतों के बीच से निकलती हैं तो इन आकृतियों का निर्माण होता है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करेंगे, इससे आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये आपको थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैंने समझाया है कि आकृतियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, अपक्षय अपर्दन क्या होता है, नदियों की अवस्थाओं के बारे में, उच्चावच क्या होते हैं। तो आज हमारी जो है एक नए टॉपिक की शुरुआत हो गई है जिसका नाम है टोपोग्राफी। इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। जो नदियों से संबंधित आकृतियां उनके बारे में हम कल देखेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले समय में जो हमारी क्लास होती हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से पहुंच जाए। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके और उनको जो हमारे क्लास है उसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।